1991 में भारत एलपीजी रिफॉर्म्स करता है और एलपीजी रिफॉर्म्स में जो एक चीज अलाउ होती है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग. इट अलाउज क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स और शेयर्स अक्रॉस बॉर्डर्स. क्योंकि इंडिया में तो ट्रेडिंग पहले भी होती थी, ठीक है. इंडिया के अंदर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था 91 से पहले, तो ट्रेडिंग तो पहले भी होती थी. ट्रेडिंग तो कोई नई चीज है नहीं. अब आपने उसके बाद अलाउ करा क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग कि दूसरी कंट्री के लोग मेरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कैन बी डन एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग. तो जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग अप्लाई करी जाती है और इस चीज को यूज करा जाता है अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए, तो उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है ये समझेंगे. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूं. अब इंडियन इन्वेस्टर जो है यहां पे थ्रू आउट टू मेनी इंडियन इन्वेस्टर्स, राइट. रिलायंस एक कंपनी है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. तो इंडियन इन्वेस्टर को अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो सीधा कर लेगा वो. जैसे नॉर्मल प्रोसेस है. अपना डीमैट अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो, पैन कार्ड अप्लाई करवाओ, ब्रोकर पकड़ो, केवाईसी करो और सब तरीके से आप खरीदो जितने मर्जी खरीदना चाहते हो. पहले भी ऐसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही होता है. इसमें कोई बहुत नई बात तो हम कर नहीं रहे हैं. अब जो है इंडियन इन्वेस्टर को किस चीज की फ्रीडम मिली है? टू इन्वेस्ट इन कंपनीज लिस्टेड अब्रॉड, जो बाहर की कंपनीज लिस्टेड है. तो इंडियन इन्वेस्टर जो है अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है. मैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स चाहता हूं. मैं चाहता हूं मुझे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है. एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट किस तरीके से करा जाएगा? या तो ये इंडियन इन्वेस्टर जो है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे आए, NYSE पे. अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो NYSE पे, तो वहां का जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, SEC, जैसे इंडिया में सेबी है, यूएस का SEC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, उसकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी. ठीक है. वहां पे भी आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, अपना पैसा यहां से डॉलर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, वहां पे रखना पड़ेगा, ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा, जितना केवाईसी है वो करना पड़ेगा. उसके बाद आप शेयर्स खरीद पाओगे. वो शेयर्स आपके यूएस के SEC के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स, राइट. और जिस दिन बेचोगे उस दिन आपके बैंक अकाउंट में वहां पे डॉलर्स आ जाएंगे. अब वो डॉलर्स जो है आप INR में कन्वर्ट करवा के वापस लाओगे, राइट. कितना काम है. दूसरा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट BSE में आके लिस्ट हो जाए. दूसरा यही ऑप्शन हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आके लिस्ट हो जाए. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन. दोनों ही ये नहीं करना चाहते. ना इंडियन इन्वेस्टर यूएस जाना चाहता है, ना माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आना चाहती है. दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है, दोनों करना नहीं चाहते. माइक्रोसॉफ्ट DSE पे आना नहीं चाहता कि हम जाके किसी और, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट कितनी कंट्रीज में लिस्ट कराएगा? कंट्रीज की कमी थोड़ी है. फिर तो इंडिया जाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाओ, सिंगापुर भी जाओ, चाइना भी जाओ, जर्मनी भी जाओ, फ्रांस भी, हर जगह जाओ. कितनी कंट्रीज में जाओगे भाई? कोई अंत थोड़ी है. तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम तो जाएंगे नहीं. इंडियन इन्वेस्टर कहता है कि इतना तामझाम कौन करेगा? इतनी फीस, इतनी कमीशन, कन्वर्जन चार्जेस, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करने के चार्जेस दूं, ब्रोकर पकड़ूं, दुनिया भर के काम करूं. इंडिया में इतने काम करे, बाहर भी करो. दोनों ही नहीं जाना चाहते. इसका क्या तोड़ है? अब कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा. हर चीज का तोड़ होता है, हर चीज का सोल्यूशन होता है. कोई भी चीज बिना सोल्यूशन के कभी जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करी जाती है, और अगर करी जाती है तो आप समझ लीजिए उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाता है. सिस्टम्स को बाईपास करके हर चीज का सोल्यूशन निकाल लिया जाता है. फ्लिप एग्जांपल लेते हैं. रिलायंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. अमेरिकन इन्वेस्टर्स यहां बैठे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलायंस में. क्या तरीका है? BSE आओ, डीमैट अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो, पैन कार्ड अप्लाई करो, KYC करो, और जो भी पैसा है वो आप यहां पे कन्वर्ट करके INR में लाइए, रिलायंस के शेयर्स खरीदिए, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. जब भी बेचना चाहो बेचो, जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा अपनी कंट्री में वापस ले जाओ. जो कि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यही करते हैं. और दूसरा तरीका क्या है कि रिलायंस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाए, वहां जाके अपने आप को लिस्ट करे. इट गोज ओवर देयर, इट लिस्ट्स ओवर देयर. अब ये दोनों ही चीजें ये नहीं करना चाहते. नीदर ऑफ दीज टू want to implement this particular application. ये भी नहीं करना चाहते, बहुत काम है. तो इन चीजों का बाईपास निकाला गया. बाईपास कैसे निकाला गया? ये सोचा कि रिलायंस यहां नहीं आएगा और इन्वेस्टर इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन शेयर्स रिलायंस के खरीद नहीं है. तो इसका तोड़ ये निकाला गया कि जितने इन्वेस्टर्स हैं ये सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे. वहां का यूएस का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसे कहा जाता है बैंक ऑफ अमेरिका.
एग्जाम्पल के लिए ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस है यूएस में, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका को पैसा देते हैं कि आप जो है हमारे बिहाफ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस के शेयर्स खरीद लीजिए, बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस विच इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन आवर बिहाफ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII। वो पैसा इंडिया आया है, दैट मनी हैज कम टू इंडिया। जो पैसा यहां से इंडिया आया है वो सारा का सारा पैसा जो फॉर्मेलिटीज एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को करनी होती, वो सारी फॉर्मेलिटीज अब कौन करेगा? बैंक ऑफ अमेरिका करेगा, अपना अकाउंट खुलवाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। करना तो आपको सब कुछ पड़ेगा ही एक बार, क्योंकि आप इंडिया में खरीद रहे हो तो इंडिया के सेबी के सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। आपने करे, शेयर्स किसके नाम पे इशू हुए? बैंक ऑफ अमेरिका के नाम पे, इनके नाम पे शेयर्स है, BOA के नाम पे शेयर्स है। अब बैंक ऑफ अमेरिका के नाम पे शेयर्स है, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका को शेयर्स थोड़ी खरीदने थे। किसको खरीदने थे? अमेरिकन इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने थे। तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अगर शेयर्स खरीदने हैं और अमेरिकन इन्वेस्टर्स का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो बैंक ऑफ अमेरिका इनको शेयर्स ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। अगर इनका डीमैट होता तो ये खुद नहीं खरीद लेते। इनका डीमैट नहीं और उनको नहीं खोलना है, इसलिए नहीं खरीद रहे। बैंक ऑफ अमेरिका के नाम पे शेयर्स है, तो बैंक ऑफ अमेरिका इनको शेयर्स की जगह एक कागज, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा दिस पर्सन परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑन दिस डेट एट दिस प्राइस। वो प्रूफ है कि आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपके बिहाफ पे हमने शेयर्स खरीदे, हमारे नाम पे है, लेकिन हम प्रूफ दे रहे हैं कि आपने ये शेयर्स खरीदे हैं। जिस दिन बेचने हो उस दिन के प्राइस के हिसाब से ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करिएगा। ये सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका शेयर, आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे, आप ही की करेंसी में, डॉलर में। तो अब इन इन्वेस्टर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ना तो उनको कन्वर्ट करवाना पड़ा, ना फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। बैंक ऑफ अमेरिका में गए, पैसे दिए, मेरे नाम पे शेयर्स खरीदो, जो भी कमीशन ये चार्ज करेगा वो करेगा, उसकी एवज में आपको शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन शेयर्स आपको मिलते हैं एक सर्टिफिकेट के रूप में जिसमें लिखा है कि आपके नाम पे शेयर्स है। शेयर्स आपको नहीं दिख सकते क्योंकि आपका अपना डीमैट अकाउंट नहीं है। उस स्टेटमेंट को, उस कागजात को कहा जाता है डिपॉजिटरी रिसीट, DR। इट इज टर्म्ड एज डिपॉजिटरी रिसीट। जितनी भी डिपॉजिटरी रिसीट्स यूएस के इन्वेस्टर्स को इशू होती है दुनिया भर के शेयर्स को खरीदने की एवज में, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे इंडिया में कर रहा है वैसे दुनिया भर की किसी भी कंपनी में, कंट्री में कर सकता है। जर्मनी में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, हर जगह कर सकता है। हर जगह कंपनीज लिस्टेड है। अब वो हर जगह कर सकता है, हर जगह कंपनीज लिस्टेड है, तो हर जगह शेयर्स उठा सकता है। अगर हर जगह के शेयर्स उठा लिए तो क्या हुआ? शेयर्स इसके नाम पे आ गए, इसकी एवज में इसने क्या इशू करा? DR। इसको कहा जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ADR। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इज अ रिसीट विच रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ एन अमेरिकन इन्वेस्टर इन अ कंपनी विच इज नॉन अमेरिकन और कंपनी विच इज लिस्टेड आउटसाइड अमेरिका इन सम अदर कंट्री। किसी और कंट्री में कोई भी कंपनी लिस्टेड हो, उस कंपनी के शेयर्स जो दूसरी कंट्री में लिस्टेड है, उसके शेयर्स मैंने खरीदे हैं वाया अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो चीज जो है उसके लिए मुझे मिलता है ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। यही काम इंडियन इन्वेस्टर्स माइक्रोसॉफ्ट के लिए कर सकते हैं। अब इंडियन इन्वेस्टर आता है SBI के पास कि आप मुझे रिलायंस माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद के दो। SBI वही काम करता है, NYSE आता है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदता है, इसके नाम पे इशू करते हैं और इंडियन इन्वेस्टर को क्या इशू कर देता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, IDR। इस तरीके से पूरी दुनिया में जितने देश हैं जहां पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग होती है, वहां पे इस तरीके से DR इशू होते चले गए, केप्ट ऑन इशूइंग DRs। ये चीज यूरोपियन यूनियन में डिसाइड हुई। अब यूरोपियन यूनियन छोटी खूब सारी कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नेदरलैंड्स, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, नॉर्डिक कंट्रीज, 25 देश है और वो आपस में खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंच इन्वेस्टर है वो जर्मन, क्योंकि जर्मनी एक हब है, सारे इंडस्ट्रियल हब है, सारी इंडस्ट्रीज वही है, सारी ऑटोमोबाइल हब वही है, सारी BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन सब वही की कंपनीज है, वही लिस्टेड है। तो मुझे शेयर खरीदना है, मैं इटली में रहता हूँ, मैं कैसे खरीदूंगा? मैं जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदूंगा, बर्लिन स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदूंगा। तो वो मुझे फिर इटालियन डिपॉजिटरी रिसीट, स्पेनिश डिपॉजिटरी रिसीट, डच डिपॉजिटरी रिसीट, जर्मन DR, ये DR, इतनी सारी DR बन गई, जितने देश उतनी DR। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कॉमन DR बनाया, उसका नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR। और एक ADR को छोड़ दो क्योंकि अमेरिका अपना एक DR मेंटेन करता है, बाकी पूरी दुनिया में GDR चलता है। तो इंडिया में भी आप इस तरीके से कुछ खरीदोगे तो आपको इंडियन बैंक क्या इशू करेगा? GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सो ADR एंड GDR आर टू कॉन्सेप्ट्स। GDR इज एक्सेप्टेबल ग्लोबली। यूएस जो है वो आज भी किस पे चलता है? ADR पे। उसकी हेजेमनी है, कुछ नहीं कर सकते, उसको ADR पसंद है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं
कि बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया गया और उसने ये खरीदा और इस तरीके से ये वापस आया और ये सब चीजें हुई। ये एडीआर इशू हुआ। इसी सेम चीज को, सेम ट्रांजैक्शन को पी नोट्स भी कहा जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। सेम, एग्जैक्टली सेम। इन्वेस्टर बीओए के पास आया, बीओए से बोला रिलायंस के शेयर्स खरीदते, तो उसने शेयर्स के खरीद के इनके नाम पे करे, इन्होंने इशू कर दिया और एडीआर की जगह पी नोट्स इशू करे, पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या फर्क है? क्या फर्क है? सेम इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, कोई तो डिफरेंस होगा। किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है, प्लीज डिस्कनेक्टेड लगता है। P notes work on the condition of anonymity. ये anonymous instruments है।